सोधी जी का सबसे पहले रुक करते हैं, उसके बाद खंबाटा जी पर जाएंगे। सोधी जी, क्योंकि आज नितिन गडकरी को हम सुन रहे थे, वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए थे कि खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई अहम ऐलान किए गए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता ग्रीन मोबिलिटी को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जिस तरीके के ऐलान होने चाहिए थे उसमें कहीं ना कहीं निराशा हुई? और इसमें जो वे फॉरवर्ड है, जिसके बारे में हमेशा नितिन गडकरी जी भी कहते हैं कि आने वाले वक्त में ग्रीन व्हीकल्स इज द वे टू गो, इसके बारे में कहीं ना कहीं अंतरिम बजट में थोड़े बहुत प्रावधान होने चाहिए थे या फिर फुल फ्लेजेड बजट का इंतजार कर लेना चाहिए? दो बातें हैं। एक तो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो 11% या कैपेक्स में 11% बढ़ोतरी हुई है, दैट इज अ बोल्ड मूव। आई थिंक वो कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट की बात कहते हैं कि कैपेक्स पे बढ़ावा हुआ है। फिस्कल डेफिसिट जो चर्चा हो रही थी अब तक 5.3-5.4% घटने की हो रही थी, 5.1% कर दिया। इस मतलब कॉन्फिडेंस है कि रेवेन्यू रिसीट्स जो होंगी वो काफी होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि इस गवर्नमेंट ने जो या पिछले 5-10 सालों में जो लगातार बढ़ोतरी की है, आई थिंक दैट इज कंटिन्यू डिलीवर भी किया है। ऐसा नहीं है कि वो जो भी एलोकेट हुआ है उसका आउटकम नहीं हुआ है, हम सब उसको देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल वो मोमेंटम जो है वो चलता रहेगा, बहुत अच्छा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। दूसरा, सब स्किल के लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज पॉजिटिव के कैपेक्स को रखा है। आपने ऑटो की बात की, और हो सकता था, पर मेरा ख्याल है कि जो इंडिकेशन दी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक बसेस पे चलेगी। ये दूसरा कहा है कि उसके साथ ये जो चार्जिंग स्टेशंस है, कुछ फायदा नहीं है कि बस हो और चार्जिंग स्टेशन ना हो, तो चार्जिंग स्टेशंस पे वो जैसे फेम में दी थी, फेम 3 शायद आएगा, उसमें सब्सिडी दी जाएगी। एंड न्यू यंग पीपल को इनकरेज किया जाएगा कि ये स्किल्स जो हैं, जो नए सेक्टर में आ रहे हैं ग्रीन मोबिलिटी के, उसको बढ़ा के आगे बढ़े। ठीक है, खंबाटा जी का भी रिएक्शन लेते हैं। खंबाटा जी, क्योंकि आप कंज्यूमर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन सवाल मेरा दरअसल स्टार्टअप्स को लेकर है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिले इसलिए टैक्स छूट का दायरा उनके लिए 1 साल और बढ़ा दिया गया है। ऐसे में हम आने वाले वक्त में कई ऐसी नई कंपनियों को यहाँ पर निवेश देख सकते हैं, या फिर उन यंग माइंड्स को यहाँ पर कारगर होते हुए देख सकते हैं जिनका स्टार्टअप लाने का एक सपना है, वो पूरा होगा। ऐसे में आने वाले वक्त में आप अपने क्षेत्र में कंज्यूमर सेक्टर में किस तरह के पॉजिटिव या फिर सकारात्मक संकेत देख रहे हैं इस बजट के माध्यम से? कंज्यूमर सेक्टर पे आ जाते हैं, फिर स्टार्टअप पे आ जाएगी। कंज्यूमर सेक्टर का एक बड़ा जुड़ाव होता है एग्रीकल्चर से, और एग्रीकल्चर में काफ़ी अनाउंसमेंट मेरे हिसाब से पॉजिटिव इसलिए हुए कि व्हेन यू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर को मिलता है। आप वेयर हाउस बनाते हो, क्रॉप गिरता नहीं, उसका ही बेनिफिट फार्मर को मिलता है। आप डेयरी भी लगाते हो, इंडस्ट्री लगाते हो, डेयरी प्रोसेसिंग होता है, उसका बेनिफिट फार्मर को मिलता है। तो एक्चुअली स्पीकिंग, इन ए वे, ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा जाएगा उसका बेनिफिट फार्मर को मिलेगा, ग्राहक को ही मिलेगा, क्योंकि प्राइस कम आता है। मेरा मानना है कि कोई भी क्रॉप में आप देख लेना, जब प्रोसेसिंग का वैल्यू बढ़ जाएगा, वहाँ क्रॉप के रेट कम भी हो जाएंगे, फार्मर को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, कस्टमर को फायदा होगा। तो मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। सेकंड, सबसे बड़ी बात यह है, इससे एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल एरियाज में, जो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्रिएट होगा। तो ये इसके में मैं पॉजिटिव देखता हूँ। जो एक सेकंड बात रही कि जो हम लोग एक नैनो फर्टिलाइजर और जो नेचुरल की ओर जा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज आजकल वर्ल्ड में ऑर्गेनिक, लेस केमिकल, इसकी डिमांड है। और मैं रियल एग्री और फूड प्रोसेसिंग का हमेशा मानता आया हूँ, आज नहीं 10 साल से, कि उसकी रियल ये ब्यूटी है कि उसको मेक इन इंडिया टू फूड फ्रॉम इंडिया करके ग्लोबल मार्केट में ले जाए। और ग्लोबल मार्केट में कब हम ले जाएंगे? जब हमको ग्लोबल डिमांड, जो ग्लोबल कस्टमर को जो चीज चाहिए वो हम दे पाएंगे। फॉर एग्जांपल, मिलेट इज अ राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन। मैं अभी गोवा में था, कैज्यू मिल्क बनाओ, इसको बेचो, ब्रांडिंग करो, जिसकी बात की है बजट में कि खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं लगाएंगे, ब्रांडिंग करेंगे। हमारे ऐसे बहुत क्रॉप है जो ब्रांड करके मार्केट कर सकते हैं, और ये बढ़ सकता है। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, ये मैं आ रहा हूँ उस पर। तो इसको कैसे ग्लोबलाइज करें, और मेरे हिसाब से ये एक बड़ा टिकट है। उसका बड़ा फायदा ये होगा कि जब एग्रीकल्चर इकोनॉमी रोबस्ट होगी, तब कंज्यूमर डिमांड एफएमसीजी का बढ़ेगा, शैम्पू भी ज़्यादा बिकेगा, रसना भी ज़्यादा बिकेगा, तो हमारा तो इनडायरेक्टली उसमें भी फायदा है। अब एक और बात पे आ जाए, तो आपने पूछा था स्टार्टअप का मेरे हिसाब से स्टार्टअप तो पहले 10 साल तक टैक्स भरते ही नहीं, बिकॉज प्रॉफिट ही नहीं होता है। तो 1 साल के 2 साल में टैक्स में मेरे हिसाब से स्टार्टअप में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो स्टार्टअप को क्या चाहिए? मेरे हिसाब से जो इनोवेशन फंड की घोषणा हुई है, जो 1 लाख करोड़ रुपया रखा है, बहुत बड़ा अमाउंट है।
अब मैं स्टार्टअप में मैंने भी स्टडी किया कि स्टार्टअप कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं। हम बड़ी कंपनियां जो एंट्री नहीं करती फूड प्रोसेसिंग में, वो स्टार्टअप ने बना दिया, बड़ी कंपनी कभी सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर मैंने देखा कि स्टार्टअप में सबसे बड़ी चीज है उसका जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इनोवेटर होता है और वो एक नई चीज पकड़ कर बनाता है। इनोवेशन लेड स्टार्टअप का ही ग्रोथ हुआ, आप देख लेना, एटलीस्ट मेरे सेक्टर में। और जब इनोवेशन का फंड बनता है और ये स्टार्टअप को वो फंड में लेट अस से टैक्स फ्री 50 ईयर का आप देते हो लोन कि भैया ले लगा और इनोवेशन में मार्क स्पेंड 4-5% ऑफ योर टर्नओवर। आज मैं कोरिया का ऑनरेबल काउंसिल हूँ, कोरिया में 3%, 4% लोग स्पेंड करते हैं। तो ये हिसाब से ये जो इन्वेस्टमेंट फंड बना है उससे मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। एंड लास्ट एक जो कॉन्फिडेंस की बात हुई है नहीं हुई है कि आप बोलते हो 25,000 तक के तुम्हारे जो भी इनकम टैक्स के जो भी डिस्प्यूट होंगे भैया आप माफ करो, इससे भी एक पूरा कॉन्फिडेंस आएगा सिस्टम में कि देख के 25,000 के लिए आदमी को एडवोकेट के पास जाता है 25 लेता है। इनकम टैक्स की प्रक्रिया जो भरने की प्रक्रिया है उसको भी वो और तो बहुत ही सिंपल उसका सरलीकरण कर दिया गया है। नहीं हूँ, ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है कि भैया ये आप ये छोड़ो विवाद से विश्वास, ये 25,000 के लिए क्या एडवोकेटों के पास जाओगे, तो 25,000 छोड़ने के लिए 25,000 का गौरव जी से पूछते हैं कि क्या विवाद से विश्वास की ओर हम बढ़ रहे हैं गौरव जी? क्योंकि अगर घोषणाएं हो जाती तो आप ये कहते कि अरे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है इसलिए मोदी सरकार ने इतना सब कुछ इस अंतरिम बजट में ही ला दिया, फुल फ्लेजेड के लिए कुछ छोड़ा नहीं। अब नहीं हुआ, एक फ्लैट बजट आया, तो आप ये कह रहे हैं रोजगार के लिहाज से, महिलाओं के लिहाज से, किसान के लिहाज से, अन्नदाता के लिहाज से, किसी के लिहाज से कुछ नहीं हुआ है। नेहा जी, जैसे विवाद से विश्वास कोई गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं मानता। ये जो बोल रहे हैं 25,000 तक के बिना डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, उसका कोई उस पर 10 बजट तो दिए ना आपने पूरे, उस पूरे 10 बजट में रोजगार के ऊपर फोकस कौन से बजट में था और क्यों लगातार बेरोजगारी की दर देश में बढ़ती जा रही है? सवाल तो यही खड़ा है यहाँ पर। फिर आपने बोला कि साहब वो रोजगार इसलिए उनको 5 किलो राशन दे रहे हैं ताकि अपने कार्यकाल में बेरोजगारी दर कहाँ पर छोड़ी थी? 2% पर। अब कितनी बढ़ गई है? अभी 8.5% है। बीच में क्या क्या हुआ? मेरी बात सुनिए, बीच में 2 वॉर आए गौरव जी, उसके पहले भी 6% थी मैडम। 2 वॉर आपके कार्यकाल में आए? अरे मैडम 6%, उसके पहले भी 2017 में भी आया, थी। आपके कार्यकाल में नहीं आया। कोरोना के पहले की बता रहा हूँ आपको। आप बताइए, चलिए। 6% थी बिफोर कोरोना, विच वॉज 2% इन 2012। खैर वो जो मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, मेरे साथी कहेंगे कि मैं सीएमआई को मानता ही नहीं, मैं तो सरकारी, मैं एक और आंकड़ा दे दूं फिर आप दोनों से जवाब लीजिएगा। इन्होंने कहा कि साहब 5 किलो इसलिए दे रहे हैं ताकि लोगों का जीवन स्तर सुधरे, पर हकीकत यह है कि जो पहला एडवांस एस्टिमेट आया जनवरी 2024 में, उसमें कंजम्पशन 4.4% है, जो अगर कोरोना काल को निकाल दे तो पिछले 21 साल का लोवेस्ट है। क्योंकि रिएक्शन लेना है जयंत जी का, उसके बाद ब्रेक पर जाना पड़ेगा। दो प्रोफेसर यहाँ मौजूद हैं, वो आंकड़ों का खेल कर रहे हैं, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। वास्तव में क्या है कि इन लोगों के 10 वर्ष के बाद इन लोगों ने अर्थव्यवस्था को खाई में ढकेल दिया था, हम लोगों ने इसको चमकता हुआ सितारा बनाया। पूरे विश्व भर में सुब्रमण्यन साहब अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, वो आपको बताएंगे कि विश्व भर में आज भारत को किस नजरिए से देखा जा रहा है। और इसलिए हमें विश्वास है कि अगला भी हम लोगों का ही कार्यकाल होगा, हम ही लोगों की, माननीय प्रधानमंत्री जी की ही सरकार बनेगी। और वो इसलिए बनेगी क्योंकि हम लोगों ने सही नीतियों को अपनाया है और बहुत ही नीतियां काम करेंगी या राम मंदिर का राम राज्य काम करेगा? क्योंकि बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है, इस बार कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुई, सभी देख रहे थे आपकी ओर उम्मीद भरी नजरों से कि कम से कम टैक्स रिबेट तो मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि पिछले साल वो हो चुका है तो ऐसे में इस बार आम आदमी तो खाली हाथ रहा है। सब नीतियां जो हैं बहुत अच्छी चल रही हैं, हम लोगों को इनको कायम रखना है, इनको दुरुस्त रखना है। जो हम लोगों ने किया, एक स्थिरता भी बहुत जरूरी होती है। आप बस उथल पुथल करते रहिएगा तो कोई निवेश ही नहीं करेगा डर के मारे, तो स्थिरता भी देना बहुत जरूरी है। स्थिरता हम लोगों ने दिया है और जो 2-3 नई चीजें आई हैं उस पर फिर आप ध्यान दीजिए। जैसे अभी आपको बताया गया कि 1 लाख करोड़ हम लोग अनुसंधान, रिसर्च और इनोवेशन के लिए दे रहे हैं। स्टार्टअप्स जो 350 थे 2014 में, अब 1 लाख पार कर गए। इन स्टार्टअप्स को हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। निवेश में हम लोगों ने 10 लाख करोड़ से अब 11 लाख करोड़ कर दिया है। हम लोगों ने राज्यों को फिर 1,30,000 करोड़ दिया, जिसमें कि वो भी निवेश में। लब्बो अब ये है कि सब कुछ बम है आपकी सरकार में और एक राजनीतिक उथल पुथल झारखंड में भी जारी है। इसीलिए सभी से मैं शुक्रिया भी कहूंगी और माफी के साथ इजाजत भी चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।